हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एरोमेटिक क्लासेस। आज हम इस वीडियो में क्लास 12th का एक चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें क्या-क्या हमें पढ़ना होगा। हमें इसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ना है, प्रॉब्लम्स और स्ट्रेटजीज के बारे में देखना है। साथ ही साथ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्यों हो रहा है, कैसे रोका जाए, इसके बारे में देखेंगे। बर्थ कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे। एमटीपीज यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसके बारे में देखेंगे। और साथ ही साथ एसटीडीज यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में भी हम पढ़ेंगे। और लास्ट आपका एक छोटा सा टॉपिक रहेगा इनफर्टिलिटी। और इनफर्टिलिटी के लिए किस तरीके से जो वो कपल्स जो कि बच्चा नहीं कंसीव कर सकते, वो किस तरीके से दूसरे टेक्निक्स के द्वारा बच्चे को कंसीव कर सकते हैं। तो ये सारे मेथड्स के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। शुरुआत करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ से। क्या होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ? यहाँ पे WHO के अकॉर्डिंग, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है। देखिए, रिप्रोडक्शन के सारे एस्पेक्ट्स जैसे कि फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल और सोशल, इन सारे एस्पेक्ट में जो वेलबिंग शो करेगा वो क्या होता है, वो होगा रिप्रोडक्टिव, उसे हेल्थ कहा जाएगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहा जाएगा। यानी कि अकॉर्डिंग टू WHO, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेलबिंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। और इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब अगर नॉर्मली इसे समझे तो एक सोसाइटी में जितने भी पीपल्स हैं, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कब कहलाएंगे? जब उनके जो सेक्स ऑर्गन हो, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो, वो फिजिकली और फंक्शनली नॉर्मल हो, और साथ ही साथ नॉर्मल इमोशनल और बिहेवियरल इंटरेक्शन हो अमंग देम इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है रिप्रोडक्टिवली हेल्दी। चलिए, अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज के बारे में। 1951 में फैमिली प्लानिंग इनिशिएट की गई थी ताकि लोगों को जागरूक करा जा सके कि किस तरीके से हम फैमिली प्लान कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन के सारे एस्पेक्ट्स के बारे में हम उन्हें अवेयर कर सकते हैं। फैसिलिटीज के बारे में बताई जाए, बर्थ कंट्रोल के बारे में बताई जाए। तो ये जो प्रोग्राम्स है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इसमें असेसमेंट होती गई। और करेंटली जो इम्प्रूव्ड प्रोग्राम है, जो अंडर ऑपरेशन है, उसे क्या कहा जाता है? RCH कहा जाता है। यानी कि रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, जिसमें कि हम क्या करते हैं? हम लोगों को जागरूक करते हैं रिप्रोडक्शन के सारे एस्पेक्ट में, और साथ ही साथ हम उन्हें फैसिलिटीज देंगे। और हमारी कोशिश रहती है कि हम सपोर्ट करें एक हेल्दी और रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बिल्ड करने में। इसके अलावा STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में भी बहुत सारी जानकारियां फैलाई गई। एक टर्म आता है आपका एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस की बात करें तो याद हो, अगर हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ा था कि जो एम्ब्रियो होता है उसके सराउंडिंग क्या होती है? उसके सराउंडिंग कुछ फ्लूइड लाइक सब्सटेंसेस होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? एमनियोटिक फ्लूइड कहा जाता है। उस एमनियोटिक फ्लूइड को टेस्ट करके और जेंडर का पता लगाया जा सकता है कि जो फिटस है वो अम, उसकी सेक्स क्या है, ठीक है? यानी कि वो लड़की है या लड़का है। तो इस कॉन्सेप्ट को बनाया किसी और इंटेंशन के साथ गया था, लेकिन काफी मिसयूज होने लग गया। इस वजह से क्या हुआ? तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? एमनियोसिंथेसिस कहा जाता है। ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, सहेली, जो कि एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, फीमेल्स के द्वारा यूज किया जाता है। ये हमारी जो लखनऊ में CTRI है, इनके द्वारा क्या हुआ था? डेवलप करा गया था। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और बर्थ कंट्रोल की बात करें तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं उसमें काफी इम्प्रूव किया, जिसकी वजह से मोर्टेलिटी रेट, चाहे जिसकी भी मोर्टेलिटी रेट हो, जिस भी एज ग्रुप की, वो क्या हुई? वो कम हो गई। और उसके वजह से कहीं ना कहीं क्या हुआ? पॉपुलेशन बढ़ने लग गई। यानी कि इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटीज की वजह से, बेटर लिविंग कंडीशंस की वजह से क्या हुआ? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने लग गया। और साथ ही साथ
जो मोर्टेलिटी रेट है उसमें गिरावट आई, यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हो, एमएमआर हो, या फिर इन्फेंट की मोर्टेलिटी रेट हो, आईएमआर हो, इनमें गिरावट की वजह से भी क्या हुई, पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, है ना। और साथ ही साथ जो रिप्रोडक्टिव एज के लोग हैं उनमें क्या हुआ, उस रिप्रोडक्टिव एज का जो पॉपुलेशन था वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग इंक्रीज करा, नंबर ऑफ पीपल उसमें काफी फॉल करते हैं, और इस वजह से भी क्या हुआ, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन देखने को मिला। कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकते हैं इसके, ऑब्वियसली फूड सप्लाई जो होगी उसमें शॉर्टेज होगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, साथ ही साथ एजुकेशन में भी दिक्कत आ सकती है, और साथ ही साथ पॉवर्टी में भी आप पॉवर्टी की कंडीशन भी क्रिएट हो सकती है। अब हम बात करेंगे बर्थ कंट्रोल, या जिसे कॉन्ट्रासेप्शन भी कहा जाता है। बर्थ कंट्रोल की बात करें तो रेगुलेशन ऑफ कंसेप्शन बाय प्रिवेंटिंग मेथड्स, हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्शन को प्रिवेंटिंग मेथड से क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, या फिर हम डिवाइसेस की मदद से क्या करेंगे, उन्हें रोकेंगे, प्रिवेंट करेंगे, ताकि जो नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स हैं वो कंट्रोल में रहे, और कहीं ना कहीं जो बर्थ रेट होगी या जो कॉन्सेप्शन होगी वो भी लिमिट में रहेगी। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, बर्थ कंट्रोल या कॉन्सेप्शन में आ जाएगा। एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है, एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव उसे माना जाएगा जो कि यूजर फ्रेंडली हो, यानी कि जो भी यूज करने वाला है, जो यूजर है वो इजिली यूज कर सके, साथ ही साथ इजिली अवेलेबिलिटी भी हो, ऐसा नहीं कि वो मिल ही ना रहा हो, बिल्कुल अवेलेबल, साथ ही साथ इफेक्टिव भी हो, उसके असर भी दिखे, ठीक है, और रिवर्सिबल हो, यानी कि रिवर्सिबल हो, और साथ ही साथ जो नंबर ऑफ साइड इफेक्ट्स हैं या तो बिल्कुल ही ना हो, या फिर अगर हो भी रहा है तो बहुत ही कम हो। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। और जो भी यूजर है उनके सेक्सुअल डिजायर में कोई भी इंटरफेरेंस ना हो, तो इस टाइप के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को या कॉन्ट्रासेप्टिव को क्या कहा जाएगा, आइडियल कहा जाता है। अब यहाँ पे हम कुछ बर्थ कंट्रोल मेथड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले नेचुरल या फिर जिसे ट्रेडिशनल मेथड भी कहा जाता है। देन आता है बैरियर मेथड, देन आता है आईयूडीज, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स और इंजेक्टेबल्स एंड इम्प्लांट्स। इंजेक्टेबल फिर आ जाएगा इंजेक्टेबल्स एंड इम्प्लांट्स, और साथ ही साथ सर्जिकल मेथड। तो इसे क्या कहा जाता है, ये आपका हो जाता है बर्थ कंट्रोल मेथड। सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड की। नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड की बात करें तो इनका ये जो मेथड है, इसका एक जो प्रिंसिपल है वो ये है कि हम मीटिंग को रोक दें। जो चांसेस होते हैं मीटिंग के, किसके, ओवम और स्पर्म के, उसे हम क्या करें, उसे हम अवॉइड करें, तो ये क्या होता है, इसका मेन प्रिंसिपल होता है। अब फर्दर ये तीन टाइप्स के हो जाएंगे। सबसे पहला होता है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में क्या होता है, हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो आपकी 28 से लेकर के 29 डेज की होती है। जो मिड डे होता है, 14th डे होता है, इस दौरान क्या होगी, ओव्यूलेशन की प्रोसेस होती है, ओव्यूलेशन की प्रोसेस होती है। और क्या हो जाता है, हर महीने एक ओवम ओवरी से ओव्यूलेशन के दौरान बाहर की ओर निकलता है। ठीक है, तो ये क्या कब होती है, ये वाली प्रोसेस होती है 14वें दिन पे। तो अब इस पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में क्या किया जाएगा कि जो कोइटस या इंटरकोर्स की प्रोसेस है उसको अवॉइड किया जाएगा 10 10वें दिन से लेकर के और 17वें दिन तक, यानी कि 10th डे से लेकर के और 17th डे तक क्या करना है, अवॉइड करना है कोइटस की प्रोसेस को। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये आपका मेथड जो होगा पीरियोडिक एब्स्टिनेंस के नाम से जाना जाता है। इसमें होता क्या है कि जब ओव्यूलेशन होगा तो ऑब्वियसली हमने पढ़ा था कि एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन पे क्या हो जाता है, जो ओवम है जाकर के स्टे करेगा और वेट करेगा ताकि स्पर्म आए और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब इंटरकोर्स की प्रोसेस ही नहीं होगी, कोइटस ही नहीं होगा, तो ये डिजेनरेट हो जाएँगे, ठीक है? और इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से जो कॉन्सेप्शन है उसे अवॉइड किया जा सकता है और इस वजह से क्या हो जाएगा, इसे पीरियोडिक एब्स्टिनेंस कहा जाता है। तो इसमें चांसेस जो होते हैं फर्टिलाइजेशन के बहुत ही ज़्यादा होते हैं, हाई होते हैं और इस वजह से इसे फर्टाइल पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा मेथड होता है विथड्रॉल या फिर कोइटस इंटरप्शन मेथड। इस दौरान क्या होता है कि जो मेल पार्टनर है ड्यूरिंग कोइटस जस्ट बिफोर द एजैक्युलेशन, इन्हें क्या करना है, पेनिस को वजाइना से बाहर निकालना है ताकि इंसेमिनेशन क्या हो, अवॉइड हो सके। इंसेमिनेशन वजाइना में होगा ही नहीं तो क्या हो जाएगा, तो ना ही कोई इंसेमिनेशन की प्रोसेस हुई और ना ही फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म की अवेलेबिलिटी है। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से विथड्रॉल की या कोइटस इंटरप्शन की मदद से कंसेप्शन को या जो प्रेगनेंसी है उसे क्या किया जा सकता है, अवॉइड किया जा सकता है। थर्ड टाइप आता है लैक्टेशनल एमिनोरिया। लैक्टेशनल एमिनोरिया में क्या होता है, हमने पढ़ा था कि 9 मंथ का जेस्टेशन पीरियड होगा और जो बच्चे की जन्म होती है, बर्थ होती है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, पार्चुरेशन। जस्ट आफ्टर पार्चुरेशन मिल्क प्रोडक्शन की प्रोसेस शुरू हो जाती है ताकि फीडिंग कराई जा सके न्यूबॉर्न बेबी को। तो इस फेज को क्या कहा जाएगा, इस प्रोसेस को लैक्टेशन कहा जाता है। तो लैक्टेशन के दौरान या जो लैक्टेशन का पीरियड ऑफ टाइम होता है, उसे हम क्या कह देते हैं, उसे कह दिया जाता है लैक्टेशनल या लैक्टेशन पीरियड। उस दौरान क्या हो जाएगा, उस दौरान कोई भी मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑकर नहीं होती है और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑकर नहीं होगी, ओव्यूलेशन नहीं होगा, ओवम नहीं रिलीज किया जाएगा। तो उस दौरान कोइटस से फर्टिलाइजेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो क्या किया जा सकता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड। इस वजह से जो चांसेस होते हैं फर्टिलाइजेशन के बिल्कुल ज़ीरो होते हैं और ये क्या हो जाएगा, इस मेथड से भी क्या किया जा सकता है, बर्थ को कंट्रोल किया जा सकता है और ये बहुत ही इफेक्टिव प्रोसेस है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 6 महीने तक के लिए। चलिए, दूसरा मेथड आता है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड का भी एक प्रिंसिपल है वर्किंग का कि फिजिकल मीटिंग जो है स्पर्म की और ओवम की, उसे क्या कर दो, उसे रोक दो, ठीक है, प्रिवेंट कर दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो मेथड है ये कहलाता है बैरियर मेथड और ये मेथड्स मेल और फीमेल दोनों के लिए ही अवेलेबल है। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्डोम्स की। कॉन्डोम क्या होता है, एक बहुत ही थीन पतली सी रबर या लेटेक्स शीट से बना हुआ बैरियर मेथड होता है। आपका बैरियर हो जाएगा जो कि क्या किया जाएगा, पेनिस के ऊपर मेल्स में कवर किया जाता है और फीमेल्स में वजाइना या सर्विक्स में इंसर्ट किया जाता है और इस तरीके से क्या हो जाएगी, बैरियर बनाई जाएगी ताकि इनकी फिजिकल जो गैमेट्स हैं उनकी फिजिकल मीटिंग ही ना हो पाए और क्या हो जाए, और इस तरीके से फर्टिलाइजेशन अवॉइड किया जा सके। अब क्या हो जाएगा, जस्ट बिफोर कॉइटस जो सीमेन है वो क्या होगा, हो रहा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंटर ही नहीं हो रहा है और इस तरीके से क्या होती है, इस तरीके से जो प्रेगनेंसी के चांसेस हैं वो लिमिट कर दिया जाता है। दोनों ही यानी कि मेल और फीमेल कॉन्डोम्स जो होते हैं वो क्या हो जाएंगे, डिस्पोजल होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे प्रेगनेंसी को तो लिमिट किया जा रहा है, प्रिवेंट किया जा रहा है, साथ ही साथ एड्स और एसटीडीज यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को भी क्या किया जाता है, प्रिवेंट कर दिया जाता है। चलिए, दूसरा आता है डायफ्राम, सर्विकल कैप्स या फिर वोल्ट्स। ये सारे के सारे जो आपके स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या हैं? सारे के सारे मेथड्स बैरियर्स जो हैं वो आपके रबर से बने हुए हैं और साथ ही साथ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंसर्ट किए जाते हैं और क्या किया जाएगा, सर्विक्स को कवर किया जाता है। सर्विक्स को कवर करने के बाद क्या हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाती है यानी कि एक ब्लॉक बन जाएगा, ब्लॉक हो जाती है जो पाथ है एंट्री के लिए और इस तरीके से स्पर्म जो है सर्विक्स में एंटर नहीं कर पाते। ये जो आपके मेथड्स हैं ये सारे के सारे रीयूजेबल होते हैं। तो ये हमारा क्या है, डायफ्राम, सर्विकल
कैब्स और वुल्स आ जाते हैं। देन आता है आपका इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, आईयूडीज। आईयूडीज की अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के द्वारा यूज किया जा सकता है। नाम से ही पता चल रहा है, यूटेराइन, इंट्रा, विद इन, यूटेराइन यानी यूट्रस, और डिवाइस यानी कि ऐसी डिवाइस जो यूट्रस के अंदर इंसर्ट कर दिया जाए। तो वो यूट्रस कहाँ प्रेजेंट है? फीमेल बॉडी में, और इस वजह से सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के द्वारा ही ये क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। तो जो इनकी इंसर्शन की प्रोसेस है, ये सिर्फ और सिर्फ या तो एक डॉक्टर या फिर एक्सपर्ट नर्सेज द्वारा किया जाता है। कहाँ इंसर्शन होगी? यूट्रस में, थ्रू वजाइना। और ये क्या होती है? आपकी आईओडीज होती है। अब जो आईओडीज हैं, ये नॉन मेडिकेटेड आईओडीज भी हो सकती हैं, या फिर ऐसी आईओडीज होंगी जो कॉपर आयंस रिलीज करेंगी, या फिर हार्मोन्स को रिलीज करने वाली भी आईओडीज होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो नॉन मेडिकेटेड आईओडीज में लिप्स लूप आ जाएगा। कॉपर रिलीजिंग आईओडीज में आपके CUT, CU7, मल्टीरोड 375 आ जाएंगे, या फिर हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज प्रोजेस्टा सर्ट या फिर LNG20 भी आ जाते हैं। प्रिंसिपल क्या है इनके वर्किंग का, किस तरीके से ये काम करते हैं? तो देखिए, इंसर्शन के बाद क्या होता है, जो स्पर्म एंटर करेंगे यूट्रस में, उनकी फैगोसाइटोसिस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से, या फिर जो कॉपर आयन है वो रिलीज किया जाएगा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, और वहां पे क्या होती है, स्पर्म की मोटिलिटी जो है या फिर फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी जो है वो क्या हो जाएगी? कम कर दी जाती है, सप्रेस कर दी जाती है, और इस तरीके से ये फंक्शन करते हैं। इसके अलावा जो हार्मोन्स होंगे, हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज होंगे, वो भी क्या करते हैं? यूट्रस को अनस्यूटेबल बना देते हैं। इनकी प्रेजेंस की वजह से जो म्यूकस होगा ना, जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में म्यूकस प्रेजेंट है, वो भी क्या हो जाएगा? वो भी, उसमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, जिसकी वजह से एंट्री या स्विमिंग इजिली नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे अनस्यूटेबल हो जाता है यूट्रस इम्प्लांटेशन के लिए, और इस तरीके से क्या हो जाएगा? सर्विक्स भी हॉस्टाइल हो जाती है टू दी स्पर्म, और इस तरीके से ये काम करते हैं। फोर्थ आता है हमारा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स भी ऐसे मेथड्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स द्वारा ही यूज किए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो इन मेथड्स में टैबलेट्स के फॉर्म में क्या होता है, हम कुछ हार्मोन्स या हार्मोन्स के कुछ हार्मोन्स को हम कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं, और पिल्स के फॉर्म में या टैबलेट्स के फॉर्म में लिया जाता है, और इस तरीके से ये क्या करते हैं? काम करते हैं। अब जो पील्स होते हैं वो प्रोजेस्ट्रोजेन या प्रोजेस्ट्रोजेन विद एस्ट्रोजेन कॉम्बिनेशन भी यूज किया जा सकता है, जैसे कि मैंने अभी बताया था। होता क्या है, जो पिल्स होंगे वो डेली लेना होगा, है ना? 21 डेज के लिए लेना होता है, ठीक है। साथ ही साथ जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके फर्स्ट 5 डेज से शुरू करना है। ये जो मेथड्स होते हैं बहुत ही इफेक्टिव होते हैं, और जो साइड इफेक्ट होती है इसकी बहुत ही कम होती है। एक आपका यहाँ पे एग्जाम्पल है सहेली, है ना? तो सहेली क्या है? नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन होता है जो एज अ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल चूज किया जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग क्या हो जाएगा? तो जो काम करने का इनका प्रिंसिपल है वो ये होता है कि ओव्यूलेशन को इनहिबिट करो। ओव्यूलेशन को इनहिबिट करने के बाद इम्प्लांटेशन भी इनहिबिट हो जाएगी। क्यों? फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो रही है, ठीक है। और साथ ही साथ जो सर्वाइकल म्यूकस है उसकी क्वालिटी भी क्या हो जाएगी? ऑल्टर होगी, ठीक है। और इस वजह से जो एंट्री होती है स्पर्म्स की वो या तो धीमी हो जाएगी, क्योंकि थिक मान के चलते हैं कि जो म्यूकस है वो और ज्यादा थिक हो जाए, तो थिकनेस की वजह से ये इजिली स्विम नहीं कर सकते हैं। तो या तो एंट्री जो है वो प्रिवेंट हो जाएगी, रुक जाएगी, या फिर थोड़ी धीमी हो जाएगी, रिटार्डनेस आ जाएगी। तो ये क्या होता है? इनका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग होता है ना। नेक्स्ट बात करेंगे इंजेक्शंस या फिर इम्प्लांट्स की। इम्प्लांट्स या इंजेक्शंस की अगर हम बात करें तो यहाँ भी प्रोजेस्ट्रोजेंस को या तो अकेले या एस्ट्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन के तौर पे यूज किया जाता है, और इंजेक्शन या इम्प्लांट्स के लिए, और इस तरीके से इन्हें हम क्या करेंगे? फीमेल्स में स्किन के अंदर इम्प्लांट
कर सकते हैं। मोड ऑफ एक्शन सिमिलर होता है पिल्स की तरह, यानी कि ये भी क्या करेंगी, इनकी मदद से भी जो ओव्यूलेशन है उसे इनहिबिट किया जाएगा, इम्प्लांटेशन इनहिबिट हो जाती है। म्यूकस जो है उसकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ट्रैक्ट में, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जो म्यूकस प्रेजेंट है, जो सर्विकल म्यूकस प्रेजेंट है, वो क्या हो जाएगा, उसकी क्वालिटी भी अल्टर कर जाएगी, जिसकी वजह से या तो स्पर्म की एंट्री प्रिवेंट हो जाती है या फिर क्या हो जाती है, बिल्कुल रिटार्ड हो जाएगी। तो ये क्या होते हैं, इस इनकी भी मोड ऑफ एक्शन सिमिलर होती है पिल्स के तरह, और साथ ही साथ ये बहुत ही इफेक्टिव होते हैं और लंबे समय तक इफेक्टिव होते हैं। चलिए, अब हम बात करेंगे, हमने इतने सारे मेथड्स के बारे में पढ़ा जिससे कि हम प्रेगनेंसी या कॉन्सेप्शन जो है, कंसीव जो है उससे प्रिवेंट हो सकते हैं, बच सकते हैं, कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन जितने भी मेथड्स हैं, कुछ ना कुछ तो असर होगा बॉडी पे, ऑब्वियसली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, सबसे पहली बात, जो कॉन्ट्रासेप्टिव है वो रेगुलर रिक्वायरमेंट नहीं है जिससे कि हम अपनी हेल्थ को, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। साथ ही साथ इसे सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए यूज किया जाता है, और इस तरीके से कहीं ना कहीं ये पॉपुलेशन की जो ग्रोथ हो रही थी उसमें कुछ ना कुछ असर डालेगा। बाकी ऐसा नहीं है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को ये मेंटेन करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी को रोकने के लिए यूज किया जा रहा है। तीसरी बात कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप यूज करो और कुछ ना कुछ इम्पैक्ट इसका शरीर पे ना दिखे, ऑब्वियसली दिखेगा। सोचिए, एक जो नेचुरल प्रोसेस है ओव्यूलेशन, उसे इनहिबिट किया जा रहा है, तो उसके कितने असर हो सकते हैं या इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे एब्डोमिनल पेन हो सकती है, इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है, साथ ही साथ ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस भी होते हैं, और भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं फीमेल्स की बॉडी पे। चलिए, अब हम बात करेंगे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स की। कई बार कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं, लाइक रेप कंडीशन केसेस हो जाएं, या फिर जो ऐसे अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स की प्रोसेस जो होती है, इन केसेस में क्या होता है, इन केसेस में चांसेस बढ़ जाते हैं प्रेगनेंसी के। तो उस दौरान क्या किया जा सकता है, इन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज करके और क्या किया जा सकता है, प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, कोइटस के 72 आवर्स के अंदर अंदर हमें क्या करना होता है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को यूज करना होता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएंगे आई पिल, पिल 72 और अनवांटेड 72। तो बेसिकली यहाँ भी या तो प्रोजेस्टाजोन्स, जो कि एक सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का ये एग्जांपल है, ठीक है, या फिर प्रोजेस्टाजोन को एस्ट्रोजन के साथ यूज करो। तो इस तरीके से या तो ये अकेली ही पिल्स में प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर कॉम्बिनेशन के साथ प्रेजेंट हो सकते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरीके से यहाँ पे इन्हें यूज किया जाएगा पिल्स के फॉर्म में। साइड इफेक्ट जो है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलेशन हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, डिजीनेस होगी, कमजोरी होगी, पेन होगा, एटसेट्रा। सर्जिकल मेथड की अगर बात करें, तो अभी तक हमने जो भी मेथड्स देखा, वो कुछ ना कुछ दवाएँ या फिर इन सारी चीज़ों के फॉर्म में लिया जा रहा था। अब क्या होगा, सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में बेसिकली मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए ही होता है। इसमें स्टेरिलाइज़ किया जाता है, यानी कि स्टेरिलाइज़ेशन मेथड भी कहा जाता है। आगे समझ जाएँगे क्यों। साथ ही साथ ये परमानेंट या टर्मिनल मेथड होता है जिससे कि प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो सके। स्टेरिलाइजेशन मेथड जो है, प्रोसेस जो है, मेल में अगर किया जाए तो वैसेक्टोमी कहते हैं, और फीमेल्स में किया जाए तो ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, वैसेक्टोमी, वैस यानी कि वेस्ट डिफरेंस की बात हो रही है, और ट्यूब यानी कि फेलोपियन ट्यूब की बात हो रही है। यानी जो वैसेक्टोमी है, इसमें हम क्या करते हैं, बस डिफरेंस के स्मॉल सेक्शन को कट करके उसे टाइट कर देते हैं, बांध देते हैं, और इस तरीके से क्या हो जाएगा, इस तरीके से यहाँ पे ये मेथड होती है। और दूसरी बात, जो ट्यूबेक्टोमी होगी, सेम होगा प्रोसेस, लेकिन फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है, ये प्रोसेस किया जाता है फीमेल के। और इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से ओवम ओव्यूलेशन के दौरान भी बाहर की ओर नहीं निकल पाएगा, और कोइटस के दौरान भी जो सीमेन है वो बस डिफरेंस ब्लॉक्ड है, तो वहां से आगे नहीं जा पाते हैं, और इस तरीके से मीटिंग ही नहीं होती है गैमेट्स की।
तो इस तरीके से क्या हो जाता है, इनका यूज़ किया जाता है। लेकिन जो रिवर्सिबिलिटी होती है, वो ना के बराबर होती है या वेरी पुअर होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। कोई भी इंटेंशनल या वॉलंटरी टर्मिनेशन हो प्रेगनेंसी की बिफोर फुली टर्म, उसे क्या कहा जाता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहा जाता है। यानी कि और दूसरा नाम होता है इंड्यूस्ड अबॉर्शन। यानी कि अबॉर्शन के प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एमटीपी या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहा जाता है। यहाँ पे नियरली 45 से लेकर के 50 मिलियन एमटीपीज हर साल किए जाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो कि क्या काउंट करता है, इट काउंट्स फॉर 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंसीव्ड प्रेगनेंसी। ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे इस मेथड की वजह से जो कन्या भ्रूण हत्या है, जो फीमेल फर्टिसाइड है, वो काफी ज्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से कई सारे लीगल एक्शंस लेने पड़े, ताकि जो फीमेल फर्टिसाइड है उसे कम किया जा सके, डिक्रीज या रिड्यूस किया जा सके। इसके अलावा जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की प्रोसेस है, वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक करो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और सेफ होती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि हमने पढ़ा था कि जो जेस्टेशन पीरियड होती है, यानी ह्यूमन बींग्स में प्रेगनेंसी की प्रोसेस, जो पीरियड ऑफ टाइम जो होती है वो 9 मंथ्स की होती है। तो पहला जो 3 महीना होता है, 1, 2, 3, ये तीनों मिला करके पहला ट्राइमेस्टर बनाते हैं, और इस तरीके से 3-3 महीने का 3 ट्राइमेस्टर होता है। फिर हम बात करेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की अगर हम बात करें, तो कोई भी ऐसी बीमारी जो इंटरकोर्स के दौरान या सेक्सुअली ट्रांसमिशन हो रहा है, इंटरकोर्स के थ्रू हो रहा है, या किसी भी बॉडी फ्लूइड के एक्सचेंज की वजह से हो रहा है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है एसटीडी, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहा जाता है। इन्हें और भी नामों से जाना जाता है, जैसे वेनरल डिजीज या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, आरटीआईज के नाम से भी जाना जाता है। कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, जैसे गोनोरिया, साइफिलिस, जेनाइटल herpes, या फिर क्लेमाइडियासिस, जेनाइटल वर्ड्स, ये सारे के सारे क्या है, साथ ही साथ ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी और एचआईवी, ये क्या है, कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं एसटीडी के। अब अब यहाँ पे हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल herpes और एचआईवी, ये ऐसे इन्फेक्शंस हैं जो क्या है, क्योरेबल नहीं है। इन्हें हटा दो तो बाकी सारे ही जो बीमारियां हैं, एसटीडीज हैं, वो क्योरेबल हैं। कब? जब अर्ली डिटेक्शन हो जाता है और ट्रीटमेंट प्रॉपरली चलती है, तो क्योर किया जा सकता है। ठीक है, चलिए। अब जो एसटीडी है, वो एज ग्रुप 15 से लेकर के और 24 तक, जो एज ग्रुप तक की जो एज ग्रुप होती है, उसमें काफी हाई होती है, क्योंकि इस दौरान बच्चों में जो अंडरस्टैंडिंग होती है, जो अवेयरनेस होती है, काफी कम होती है, और इस वजह से क्या होता है, एसटीडी इजिली इन्हें हो सकता है। चलिए, अब अगर हम सिम्टम्स की बात करें, तो जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ही माइनर होते हैं, जैसे इचिंग हो सकती है, फ्लूइड डिस्चार्ज हो सकता है, स्लाइट पेन या स्वेलिंग हो सकती है जेनिटल रीजन में। इसके अलावा ट्रांसमिशन कैसे हो सकती है एसटीडीज की? सबसे पहले, जो भी कॉन्टेमिनेटेड इंजेक्शन नीडल्स हो उसकी शेयरिंग से, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की शेयरिंग से, या फिर जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उससे यूज किया हुआ, ये सारी चीजों की यूज कर लो आप हेल्दी पर्सन में, तो क्या हो सकता है, ये ट्रांसमिट हो सकता है। साथ ही साथ ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी होता है, और इन्फेक्टेड मदर जो है उनसे फिटस में हो सकता है थ्रू प्लेसेंटा। लेट डिटेक्शन जो हो जाएगा इन एसटीडीज का, वो क्या कॉज करता है, पीआईडी यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज कॉज करता है, अबॉर्शन हो सकता है, स्टिल बर्थ हो सकता है, यानी कि डेथ हो जाए फिटस की। तो ये कब होता है, 20 से लेकर के 28 वीक तक जो टाइम पीरियड होगी प्रेगनेंसी की, उसमें हो सकता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी, यानी कि इम्प्लांटेशन जो है यूट्रस में ना होकर के कहीं और हो जाए। इवन रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कैंसर के चांसेस भी होते हैं। प्रिवेंटिव मेथड क्या है इसका? तो मल्टीपल पार्टनर्स के साथ इंटरकोर्स की प्रोसेस को अवॉइड करनी चाहिए। साथ ही साथ कोइटस के दौरान
कॉन्डम्स का यूज करो, स्टेरिलाइज्ड नीडल और सिरिंज का यूज करना चाहिए। साथ ही साथ एसटीडीज के बारे में अवेयरनेस फैलाना चाहिए और अवेयरनेस होनी चाहिए। और अगर कोई भी डाउट आपको लगता है तो तुरंत आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अब हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी की। इनफर्टिलिटी क्या होती है? कोई भी ऐसे कपल जो अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स या सेक्सुअल कांटेक्ट के बाद भी अनेबल है बच्चे को जन्म देने में, तो उसे उस कंडीशन को कहा जाता है इनफर्टिलिटी। रीजन कई सारे हो सकते हैं, जैसे कि फिजिकल कॉन्जेनाइटल यानी कि जन्म से ही कुछ दिक्कत हो, डिजीज हो सकती है, ड्रग हो सकती है, इम्यूनोलॉजिकल भी हो सकता है, इनफैक्ट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है? या फिर ये जो प्रॉब्लम होती है ये मेल और फीमेल दोनों में ही देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर जेंडर में ही ये प्रॉब्लम हो सकती है, दोनों में ही ये प्रॉब्लम हो सकती है। इनफर्टिलिटी डायग्नोस करने के लिए कई सारी इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स हैं, जो डायग्नोसिस के बाद क्या करती हैं, जो जो भी कॉज होगा इनफर्टिलिटी की, उसे क्योर करने की कोशिश करते हैं। अगर क्योर ना हो पाए, करेक्शन नहीं हो पा रही है, तो उस दौरान क्या होता है, कई सारी ऐसे मेथड्स हैं या टेक्नोलॉजीज हैं जिससे कि बच्चे को कंसीव किया जा सकता है, और उस मेथड को कहा जाता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, ART। तो जो ART होता है यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज होता है, इसकी मदद से बच्चे को क्या किया जा सकता है, कंसीव किया जा सकता है। तो अब हम बात करेंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की बात करी जाए तो इसमें क्या होता है, इसमें हम गैमेट्स को कलेक्ट करेंगे मदर और फादर से, है ना? और बाहर, बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कराई जाती है। अब बॉडी के बाहर कराई जाएगी, ऑब्वियसली हमें बॉडी के सिमिलर एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, ताकि सूटेबली जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो सके। इसके अलावा हम बॉडी से बाहर करा रहे हैं यानी कि लेबोरेटरी में ये सारी प्रोसेसेस करा रहे हैं, और इस वजह से इसे क्या कहा जाता है, इस वजह से इसे कहा जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है? यानी कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होगी, आउटसाइड द बॉडी इन द लेबोरेटरी। और इसमें क्या हो जाएगा, जो कंडीशन क्रिएट करेंगे हम लेबोरेटरी में, वो जो मदर के बॉडी की एनवायरनमेंट होती है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, उस दौरान की एनवायरनमेंट जो होती है उसके सिमिलर होता है, ठीक है? चलिए अब हम इसके अलग अलग मेथड्स की बात करेंगे। सबसे पहले आता है टेस्ट ट्यूब बेबी या टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। इसमें क्या होता है, ये भी बेसिकली आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का एक प्रोसेस है, जिसमें कि हम क्या करते हैं, जिसमें हम मदर और फादर से गैमेट्स लेंगे, ठीक है? और वहां पे गैमेट के कलेक्शन के बाद लेबोरेटरी में सिमिलर एनवायरनमेंट क्रिएट करके और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कराई जाती है। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहाँ हो रही है, बॉडी से बाहर, और इस वजह से इसे IVF या फिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे जैसे ही हमने फर्टिलाइजेशन करा दिया, ठीक है, फर्टिलाइजेशन करा दिया, तो यहाँ पे अब दो तरीके से हम ट्रांसफरिंग कर सकते हैं। अब हमें वापस से क्या करना, फर्टिलाइजेशन तो बाहर कराया, जाइगोट की फॉर्मेशन बाहर हुई, क्लीवेज उसमें शुरू हो चुकी है, लेकिन अब यहाँ दो तरीके से हम जो मदर हैं उनकी बॉडी में इस जाइगोट को ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर ये जाइगो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट जो है वो क्लीवेज करना शुरू कर दे, ठीक है, और इसमें 8 ब्लास्टोमियर्स हो, 8 ब्लास्टोमियर्स हो, तो उस दौरान हम क्या करेंगे, उस दौरान इस जाइगोट को हम फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे, और इस वजह से जाइगोट की ट्रांसफरिंग कहाँ हो रही है, फेलोपियन ट्यूब में, और इस वजह से इसे कहा जाता है जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, जिफ्ट। यानी कि जाइगोट को फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर करा जा रहा है, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, ZIFT, जिफ्ट कहा जाता है। पहला तरीका ये हो सकता है। दूसरा ये तरीका होगा कि अगर जो जाइगोट है वो क्या कर रहा है, उसमें 8 से ज्यादा ब्लास्टोमियर्स हैं, ठीक है? तो इस दौरान 8 से ज्यादा ब्लास्टोमियर होगा, तो उसको अब हम क्या करेंगे, उसको हम
यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं, फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर नहीं करते हैं। याद करो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि जैसे एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन पे क्या होता है, यहाँ पे हम बना लेते हैं। एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन पे एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है और ये आगे की ओर मूव करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही आगे की ओर मूव करना शुरू करते हैं, वापस से क्या हो जाएगा, वहां पे क्लीवेज की प्रोसेस शुरू हो जाती है, यानी कि उस जाइगोट के अंदर सेल डिवीजन की प्रोसेस शुरू हो जाती है, क्लीवेज कहा जाता है। और इस तरीके से इनके अंदर सेल की संख्या जो होगी, नंबरिंग जो होगी, वो भी बढ़ती जाती है। तो अब अगर सेल 8 हैं तो उन्हें हम फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि आगे जैसे-जैसे जाएँगे उन्हें डिवाइड करना ही है, तो डिवीज़न होता रहेगा, ठीक है? वो खुद ही आगे की प्रोसेस कर लेंगे। लेकिन अगर 8 से ज़्यादा हो जाएगा तो हम यहाँ पे ट्रांसफरिंग ना करके यूट्रस में ट्रांसफर करेंगे। यूट्रस में ट्रांसफर करने के बाद इम्प्लांटेशन की प्रोसेस होगी, जैसे ब्लास्टोसिस्ट स्टेज आएगा और फिर क्या हो जाता है, आगे की प्रोसेस शुरू होती है। तो अगर 8 से ज़्यादा ब्लास्टोमेयर हैं, तो हम यूट्रस में ट्रांसफरिंग करते हैं। देन आपका सेकंड तरीका होता है, ये तो हमने पहला देखा टेस्ट ट्यूब में बेबी जिसमें कि ज़िफ्ट और आईयूटी आ रहा था, ठीक है? अब हम बात करेंगे गिफ्ट की, ठीक है? यानी कि GIFT, जिसका फुल फॉर्म होता है गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। इस दौरान क्या हो जाएगा, नाम से ही पता चल रहा है कि हम गैमेट को फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर करते हैं। होता क्या है कि अगर कोई फीमेल है, वो कैपेबल नहीं है गैमेट की फॉर्मेशन के लिए, लेकिन वो कंसीव कर सकती है। वो प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रही है फर्टिलाइजेशन के लिए और प्रेगनेंसी भी ऑकर हो सकती है, इम्प्लांटेशन की प्रोसेस बड़े आराम से हो सकता है। तो उस दौरान क्या किया जाता है, किसी डोनर फीमेल से गैमेट को ले करके कलेक्ट किया जाएगा और जो रेसिपिएंट फीमेल है उनकी बॉडी में क्या करा जाएगा, ट्रांसफर करा जाएगा, कहाँ पे, फेलोपियन ट्यूब के एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन पे। और वहां पे ट्रांसफरिंग के बाद क्या हो जाएगा, इंसेमिनेशन के प्रोसेस के बाद स्पर्म की एंट्री होगी और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, फिर आगे की फर्दर प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो इसमें भी क्या करा जा रहा है, गैमेट को ट्रांसफर किया जा रहा है, इसीलिए गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर कहा जाता है। अब एक बार वापस से इसको जरा पढ़ लें। इन दिस मेथड एन ओवम taken from the donor female is transferred to the fallopian tube of another recipient woman या female who is incapable of producing a functional gamete, लेकिन gamete की formation तो नहीं कर पा रही है, लेकिन but can provide a suitable environment for the fertilization and further development। यानी कि सिर्फ गैमेट नहीं बना पा रही है, बाकी की प्रोसेसेस वो कर सकती हैं। तो उस दौरान क्या होता है, उस दौरान दूसरे फीमेल से गैमेट लिया जाता है और फॉर्मेशन क्या किया जाएगा, ट्रांसफरिंग होगी और आगे की प्रोसेस कराई जाती है। तो मेन मुद्दा यहाँ पे ये है कि ट्रांसफरिंग किस चीज की हो रही है, गैमेट की हो रही है, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं GIFT, यानी कि गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। चलिए नेक्स्ट प्रोसेस देखा जाए। हमारा अगला प्रोसेस है थर्ड नंबर, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI। नाम से ही पता चल रहा है कि कोई एक सेल है जिसके अंदर के जिसमें जो साइटोप्लाज्मा है, उस साइटोप्लाज्मा के अंदर विद इन स्पर्म को इंजेक्ट किया जाएगा और इसी मेथड को कहा जाता है ICSI। अब ये ओवम है, ठीक है? ये ओवम जो है, इसके साइटोप्लाज्मा में हम निडल की मदद से क्या कर देंगे, स्पर्म को ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है? निडल की मदद से स्पर्म को ट्रांसफर करा जाएगा इंजेक्ट करके डायरेक्टली इनटू द साइटोप्लाज्मा ऑफ द ओवम। उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, उसी प्रोसेस को इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कहा जाता है। अब जैसे इंजेक्शन इंजेक्ट किया जाएगा तो वापस से क्या हो जाएगी, आगे की प्रोसेस अगर देखें
तो इस तरीके से ट्रांसफरिंग हो जाएगी और ट्रांसफर होने के बाद वापस से आगे की प्रोसेस होगी, यानी कि फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बना। ठीक है, जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। अब दो तरीके से हम इस जाइगोट को मदर की बॉडी में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर किया जा सकता है। एक होगा जिफ्ट की मदद से और दूसरा होगा आईयूटी की मदद से। जिफ्ट में क्या होता है, जो गैमेट है उसमें 8 ब्लास्टोमियाज होते हैं और उसको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है और इस प्रोसेस को जिफ्ट कहते हैं। लेकिन अगर 8 से ज्यादा ब्लास्टोमियाज हों तो इसको हम फेलोपियन ट्यूब में ना ट्रांसफर करके डायरेक्टली कहाँ ट्रांसफर करते हैं, यूट्रस में ट्रांसफर किया जाता है और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इस प्रोसेस कहेंगे इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। ठीक है, यानी कि आईयूटी। तो ज़ायगोट की फॉर्मेशन के बाद दो तरीका हमारे पास हो जाता है, पहला और दूसरा, यानी 1 और 2, फर्स्ट और सेकंड, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफरिंग कर सकते हैं ज़ायगोट की फीमेल बॉडी में। लास्ट स्टेप हमारा आता है, मेथड आता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब कि नेचुरली नहीं हो रहा है, इंसेमिनेट किया जा रहा हो प्रोसेस को। यानी कि देखो इसमें क्या होता है कि स्पर्म को कलेक्ट किया जाएगा। किससे कलेक्ट किया जाएगा, या तो हस्बैंड से, है ना, जिसमें लो स्पर्म काउंट है, या फिर किसी हेल्दी डोनर से, और उसको डायरेक्टली यूट्रस में इंजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, या फिर वजाइना के थ्रू इंजेक्ट किया जाता है, इंसेमिनेट किया जाएगा। ठीक है, तो अगर डायरेक्टली यूट्रस में इंजेक्शन लगाई जा रही है, इंजेक्ट किया जा रहा है, तो इसे क्या कहते हैं, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, IUI। ठीक है, IUI। यहाँ पे क्या है, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, ये क्या था, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या होगा, इसमें हम जाइगोट जिसमें कि, या एम्ब्रियो जिसमें कि मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर्स हैं, उसकी ट्रांसफरिंग करते हैं यूट्रस में। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम स्पर्म कलेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो हस्बैंड हो सकते हैं, चाहे वो हेल्दी डोनर हो सकता है। और वहां से हम क्या करेंगे, स्पर्म कलेक्शन के बाद डायरेक्टली यूट्रस में इंसेमिनेशन की प्रोसेस होती है, इंसेमिनेट किया जा रहा है, एम्ब्रियो की ट्रांसफरिंग नहीं हो रही है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। एंड ये क्या होता है, डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच का। तो इसमें हम इंसेमिनेशन डायरेक्टली या तो यूट्रस या फिर वजाइना में कर सकते हैं और आगे की प्रोसेस खुद ही शुरू हो जाएगी। तो ये हमारा होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, यानी कि AI। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।